हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, जंजाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं जंजाल। विकास नगर, जहां आज सूर्य की किरणों के साथ साथ ही एक सनसनी ने भी प्रवेश किया था। अरे, ये क्या! इस कुएं में तो कोई जलीय बेल लबालब भरी हुई है। इस जलीय बेल ने कुएं का सारा पानी सोख कर कुएं को सुखा दिया है। ये कुआं तो बेलों से भरा हुआ है। इस कुएं का भी यही हाल है। अपने गांव का हर कुआं रहस्यमयी बेलों से भर गया है। वे रहस्यमयी बेलें सिर्फ राज्य के कुओं में ही नहीं, बल्कि जल के हर स्रोत में मौजूद थी। उफ! जिस तालाब को भी देखो उसमें बेलें भरी पड़ी हैं। राज्य की नदियों नालों में भी इन बेलों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि महारानी जी कि कल देर रात तक इन बेलों का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। इस विषय में हम बाद में सोचेंगे प्रबंध मंत्री। पहले अब तुरंत ही उन बेलों को कुओं और जल स्रोतों से निकलवाने का प्रबंध करें। नहीं तो जुलस्ती गर्मी की इस ऋतु में पानी के अभाव से राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तुरंत ही प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में सैनिकों का एक विशेष दस्ता उन बेलों को नष्ट करने निकल पड़ा। लेकिन उस दस्ते में शामिल एक भी सैनिक नहीं जानता था कि उन रहस्यमयी बेलों को नष्ट करने के चक्कर में खुद उनके नष्ट होने की नौबत आ जाएगी। अरे ओह! इन बेलों ने तो हमें जकड़ लिया। चिंता मत करो, हम अभी उन्हें काट देते हैं। ओह! बेलों को काटने के लिए आगे बढ़े सैनिक भी बेलों के शिकंजों में फंस कर रह गए। अब सभी की जानें मौत के शिकंजे में फंसने जा रही थी। आ! बचाओ! आ! मौत का वह शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा था कि अचानक कड़ाच! राज्य के जल स्रोतों में फैलने वाली ये जल बेलें रहस्यमयी हैं। ये तो सुना था, लेकिन ये नरभक्षी भी होंगी, ऐसा ना सोचा था। खच! दूर हटो इन नरभक्षी बेलों से। कोई उनके पास नहीं आएगा। ओ, ये तो खुद मेरे पास आ गई। इनसे संभल कर ही इन पर प्रहार करते रहना होगा। वो काल जल्दी ही उनकी पहुंच से दूर हो चुका था। आपने सही समय पर हमें बचा लिया महाबली। इन हत्यारी बेलों का अब हम क्या करें महाबली। फिलहाल कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उन बेलों को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, बेलें उन पर पलट कर हमला कर देंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा महाबली। ऐसे तो हम पानी की एक एक बूंद के मोहताज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक ही रात में इन नरभक्षी बेलों का इस तरह पूरे राज्य में फैलना अचानक और संयोग से नहीं हो सकता। ये किसी का षड्यंत्र है। मुझे इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना है और उसे उखाड़ फेंकना है। वह उससे ज़्यादा दूर नहीं था। इस राज्य का मात्र ये भाग मेरी बेलों के प्रकोप से अछूता है। कोई बात नहीं, जब मैं आ गया हूँ तो इस भाग के जल स्रोतों में भी बेलें आ जाएंगी। उसके हाथों से निकलकर ढेर सारी बेलें जैसे ही पानी के संपर्क में आई, वैसे ही वे जंगल में लगी आग की तेज़ी से सारे पानी को अपनी चपेट में लेती चली गई। ज़ोरदार ठहाका लगाया उस शैतान ने। हा 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 हा। अब विकासनगर राज्य का ये भाग भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेगा। विकासनगर पानी के लिए नहीं, तू मौत के लिए तरसेगा दरिंदे। थड़ा! भोकाल तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तू मुझे मारेगा कीड़े, बेलराज को। उफ! इसका शरीर विशाल होने के साथ साथ भयंकर भी हो गया है। इसके सारे शरीर पर होगी भयंकर बेलें। मुझे पकड़ लेने को तत्पर है। मुझे इनसे बचे रहना होगा। उफ! भोकाल ने बचने के लिए तेजी तो दिखाई, लेकिन बेलराज के शरीर से लहराई बेलें उससे कहीं अधिक तेज निकली। फलस्वरूप उफ! बेलों ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा देर तक जकड़े नहीं रह सकती। ओह! इन बेलों ने तो मेरा लहू चूसना आरंभ कर दिया। अब मैं साधारण शक्ति से इन्हें तोड़ते रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। इन्हें समाप्त करने के लिए मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। भोकाल! अब ये न मुझे पकड़े रह सकती हैं और न बेलराज के शरीर को। खूब बचा कीड़े, लेकिन तू मेरी बेलों को अपने लहू का स्वाद चखने से नहीं रोक सकता। तेरी ये बेलें मेरे लहू का नहीं, ये धरा तेरे लहू का स्वाद चखेगी। बेलराज का दर दो टुकड़ों में बटकर नीचे गिरा, लेकिन हा 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 हा, मार दिया। तूने मुझे मार दिए कीड़े, मेरे लहू का स्वाद चखा दिया धरा को। परंतु ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। मेरा लहू इस राज्य में बेलों का ऐसा तांडव मचाएगा जिसे तू कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। ओह! भोकाल के देखते देखते बेलराज का सारा शरीर लहू में बदलकर ज़मीन में समा गया। जल्दी ही नरभक्षी बेलों का प्रकोप एक नए रूप में विकासनगर वासियों के सामने आया।
बचाओ! आ! आ! बचाव के लिए भोकाल तुरंत ही आ पहुंचा। खच! उफ, ये बेल नरबक्षी बेलें धरा को फाड़ कर निकलने लगी। अब तक तो ये मात्र जल में ही प्रभावशाली थी। एक क्षण, ये मैं क्या व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ। धरा के नीचे भी तो जल का भंडार है। ये सब बेलराज के उस लहू के कारण हो रहा है जो मेरी आंखों के सामने धरा में समा गया था। उसके लहू ने धरा के नीचे उपस्थित जल में नरभक्षी बेलों को जन्म दिया है। उफ महाबली, ये कैसे विचित्र संकट ने राज्य को घेर लिया है। मैं अभी तक इस नरभक्षी बेल रूपी समस्या का कोई भी निदान नहीं खोज पाया हूँ, और ना कभी खोज पाओगे, क्योंकि संयोग से इस समय का निदान मात्र हमारे पास है। आपके पास? आप कौन है? ऋषि चालुक्य हैं हम, और हमें ये बताते हुए अत्यंत अफसोस का अनुभव हो रहा है कि हमारे भाई के कारण ये राज्य एक भयानक आपदा सह रहा है। ये विपदा आपके भाई के कारण आई है? हाँ, बेलराज नामक वह शैतान हमारा ही जुड़वा भाई था। जुड़वा होने के बाद भी प्रकृति ने हमें एक दूसरे के एकदम विपरीत बनाया था। जहाँ वह शैतानी प्रवृत्ति का था, वहीं हम पुण्य कार्य करने में विश्वास रखते थे। हम उसकी शैतानी शक्तियों की काट थे। यही कारण है कि जब बेलराज ने महाशैतान को प्रसन्न करके अपने लहू से नरभक्षी बेलों को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की, तो उन्हें नष्ट करने की शक्ति स्वयं ही हमारे रक्त में आ गई। इसलिए जहाँ बेलराज का रक्त नरभक्षी बेलों की उत्पत्ति कर सकता है, वहीं हमारा रक्त इन बेलों का नाश कर सकता है। ऋषि चालुक्य के रक्त की बूंदें जैसे ही एक नरभक्षी बेल पर गिरी, वैसे ही भस्म होती चली गई वह बेल। ओह! रानी मोहिनी तुरंत ही विनती कर उठी। आप हमारे राज्य के लिए ईश्वर बनकर आए महर्षि। अब आप ही हमारे राज्य को इन नरभक्षी बेलों से बचाकर यहाँ के निवासियों को नया जीवन दे सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपने रक्त की एक एक बूंद को अपने शरीर से निकाल कर अपने जीवन का अंत करना होगा। और ऐसा हम तब करेंगे जब हमारी एक अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। आप अपनी इच्छा बताइए मानवर। हम अपनी प्रजा को बचाने के लिए आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं मानवता की भलाई में अपने जीवन की आहुति देने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार के उन सदस्यों से मिल सकूँ जो जंजाल में कैद हैं। ये जंजाल क्या है? जंजाल उस तिलिस्म का नाम है जिसे हमारे दुष्ट भाई बेलराज ने इसलिए निर्मित किया ताकि वह उसमें हमारे परिवार को कैद करके रख सके और हमें मजबूर कर सके कि हम उसके किसी भी शैतानी कार्य को न काट सके। जंजाल में कैद अपने परिवार की सलामती के लिए हमने कभी भी उसके विरुद्ध जाने का प्रयत्न नहीं किया। हमें आशा थी कि अगर हम उसकी बात मानते रहे तो वह एक न एक दिन हमें हमारे परिवार से अवश्य मिलवा देगा। परंतु अब उसकी मृत्यु के पश्चात अपने परिवार से मिलने की हमारी इच्छा छिन्न भिन्न हो चुकी है। अपनी इच्छा को अपने सीने में संजो कर रखिए ऋषिवर। छिन्न भिन्न मत होने दीजिए उसे, क्योंकि भोकाल आपकी इस इच्छा को पूरी करेगा। भोकाल आपके परिवार को जंजाल से निकाल कर लाएगा। आप बस मुझे जंजाल का पता बताइए। जंजाल के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भोकाल एक पल भी वहाँ नहीं रुका रहा। रुकता भी तो कैसे, उसे विकास नगर को तबाह होने से जो बचाना था। लेकिन काश वो नीचे मौजूद उस दृश्य को देख लेता तो उसे ये समझते तनिक भी देर नहीं लगती कि वो एक भयानक षड्यंत्र में फंस गया है, क्योंकि विकास नगर को बचाने के लिए वह जिसकी इच्छा पूरी करने जा रहा था वह और कोई नहीं बल्कि था गुणीक। ऋषि चालुक्य के वेश में तुम षड्यंत्रकारी गुणीक को ठीक पहचाना। तूने मुझे ठीक पहचाना रानी मोहिनी। गुणीक ही हूँ मैं, जो तलवार की मार से नहीं दिमाग की धार से काम लेता है। उसी दिमाग की धार से मैंने आज न मात्र अपने सबसे बड़े शत्रु भोकाल को ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ से मैं 7 जन्म के पश्चात भी वापस नहीं लौट सकता, बल्कि समस्त विकास नगर को ऐसे कगार पर भी खड़ा कर दिया है जहाँ से वह चुटकी बजाते ही काल के काल में चला जाएगा। आज मैं पूरी तसल्ली से अपनी इस चोटी में गांठ लगाने की अपनी सौगंध पूरी कर सकता हूँ। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक है गुड़ीक और फांसी दो भोकाल को। ये दोनों कॉमिक्सें आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक दिन तेरी ये चोटी भोकाल के हाथों कटी थी दुष्ट, आज मेरे हाथों कटेगी। रानी मोहिनी खंजर लेकर गुड़ीक की तरफ लपकी जरूर, लेकिन बीच में आई एक बेल ने उसे गुड़ीक तक पहुंचने नहीं दिया। सड़क! और अभी रानी मोहिनी संभल भी नहीं पाई थी कि खच खच खतरनाक नरबक्षी बेलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसी के साथ उस दिमाग के जादूगर के कण से गूंजा मैं ठहाका। ये नरबक्षी बेले बेलराज के नहीं, मेरे इशारे पर नाचती है। वो तो मेरा एक मोहरा था जिसे ये मौत की शतरंज बिछाने के लिए मैंने प्रयोग किया। मैंने अपने उत्कृष्ट बुद्धि का प्रयोग करके वनों में मौजूद एक राक्षस बेलराज से यह अद्भुत मणि प्राप्त की, जिसके बल पर नरभक्षी बेलों को नियंत्रित किया जा सकता था, और साथ ही बेलराज जैसे अद्भुत और विध्वंसकारी राक्षस को अपने काबू में किया जा सकता था।
और तभी मैंने भोकाल से बदला लेने की योजना बना ली और उसे अपने पुरखों द्वारा निर्मित जंजाल नामक उस तिलिस्म में भेज दिया, जहाँ हर तरफ मौत ही मौत है। चाहूँ तो इन निर्बख्शी बेलों को आदेश देकर तेरे शरीर का सारा मांस नचवा लूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू भोकाल का शव देख कर ही अपने प्राण त्यागे। ओह! तिलिस्मी मानसिक तरंगे मेरे मस्तिष्क से आ टकराई। इसका तात्पर्य भोकाल जंजाल तक पहुँच गया। अच्छा है। अब ये तिलिस्मी मानसिक तरंगे जंजाल में हर पल भोकाल की स्थिति का पता मुझे देती रहेंगी। इनका संपर्क अब मुझसे भोकाल की मृत्यु के पश्चात ही टूटेगा। कदम कदम पर उपस्थित मौत से भोकाल अपने आप को ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकता। सचमुच जंजाल के सामने खड़ा था भोकाल। यहीं से आरंभ होता है जंजाल नामक है तिलिस्म। सामने मकड़ी के जालों से उलझा विशाल द्वार नजर आ रहा है। उसमें कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। निश्चय ही जंजाल के अंदर जाने का तो एक ही रास्ता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत रास्ते में घुस जाऊं और फिर जीवन भर इस तिलिस्म में ही भटकता रहूं। ओ आ! अचानक उस चीख ने भोकाल का ध्यान भटकाया और उसे दिखाई दिया वह लोमहर्षक दृश्य। ओह! उस विशाल मकड़ी के जाले में तो एक वृद्ध फंसा नजर आ रहा है, जैसे एक विशाल मकड़ी लील जाने के लिए प्रयत्नशील है। मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उस वृद्ध को। बेहद तेजी से मकड़ी के जाले पर चढ़ता हुआ भोकाल उस वृद्ध के पास पहुंचा। अब मैं उस वृद्ध को आराम से बचा लूंगा। ओ नहीं, नहीं! वृद्ध का शरीर भी एकाएक विशाल मकड़ी में बदल बदल रहा है। ओह! इसका मतलब मैं तिलिस्मी चाल में फंस गया। भोकाल समझ चुका था कि किसी मुसीबत ज़दा को बचाने की उसकी प्रवृत्ति ने आज उसे फंसा दिया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो दोनों विशाल मकड़ियों के शिकंजे उसके शरीर पर फंसे हुए थे और उसे खींच कर वहाँ ले जा रहे थे, जहाँ मौजूद था उस तिलिस्म का प्रवेश द्वार जो कहलाता था जंजाल। और यह बात भोकाल को जल्दी पता चल गई। ओह! मुझे यहाँ लाते ही दोनों मकड़ियों के शरीर स्वयं विस्फोट के साथ फट गए। लेकिन ये स्थान कौन सा है जहाँ ये मकड़ियाँ मुझे लेकर पहुँची हैं? निश्चय ही ये तिलिस्म है, और इस तिलिस्म में मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ओह! पहले कदम पर ही भोकाल का खतरे से सामना हो गया और भोकाल को संभलने का मौका ही न मिला। मैं किसी अत्यंत गहरे और अंधकार से भरे कूप में गिरता जा रहा हूँ। मुझे अपनी ढाल की सहायता से उड़कर स्वयं को बचाना चाहिए। वो ये क्या? मैं ढाल की सहायता से उड़ नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब इस जंजाल में मेरी उड़ने की शक्तियाँ काम नहीं कर रही। लेकिन अब मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर बचूंगा कैसे? एक उपाय है, और अब मेरे काम ढाल नहीं तलवार आएगी, जिसे मैं कूप की दीवार पर गड़ा दूंगा। इतनी गति से यह तलवार दीवार में धंस कर मुझे रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन दीवार को काटती हुई इस तरह नीचे जाएगी कि मेरे गिरने की गति कम हो जाए और मैं नीचे की कठोर ज़मीन तक आराम से पहुंच जाऊं। अपनी बुद्धि और तलवार की सहायता से भोकाल सुरक्षित नीचे की ज़मीन पर पहुंच गया था। लेकिन जल्दी भोकाल को पता चल गया था कि वह वहाँ सुरक्षित नहीं था। धड़ाक! उफ! उफ! ये क्या है जिसने मुझ पर इतना तीव्र प्रहार किया, जबकि ठीक उसी समय विकास नगर में। यह मानसिक संकेत बता रहे हैं कि भोकाल जंजाल के अंदर पहले चरण के सामने मौजूद है, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जंजाल में भोकाल का ये पहला चरण आखिरी चरण साबित होगा। कुड़ीक दुष्ट, अपनी उन बेलों को रोक ले जो बेरहमी से सैनिकों का लहू चूसने में लगी। आह! चटाक! मूर्ख रानी, बीच में पड़कर मेरे आनंद की बाधक मत बन। इन बेलों को अपना कार्य करने दे और मुझे आनंद लेने दे उन पीड़ा भरी तरंगों का जो भोकाल के शरीर में होती पीड़ा से उत्पन्न हो रही हैं। भोकाल का शरीर सच में पीड़ा से भरा हुआ था, उस विशाल हाथ की बदौलत जिसने भोकाल को अपने शिकंजे में दबा रखा था। उफ! अचानक यहाँ प्रकट हुए इस विशाल हाथ ने मुझ पर वार करके मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। मेरा कचूमर निकालना चाहता है ये, लेकिन सफलता नहीं लगने दूंगा मैं इस हाथ के। हाथ? उफ! अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इस हाथ की मात्र कुछ तिल भरी की ही पकड़ ढीली कर पाया हूँ। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो ये कुछ तिल भर जगह भी मेरे यहाँ से निकलने के लिए बहुत है। पकड़ से बचने के साथ ही भोकाल के उस मुष्टि प्रहार से भी बचना पड़ा। भड़ाक! लेकिन अंगूठे से छिटक कर आई उंगली ने भोकाल के कण से कराह उबाल दी। धड़ाक! अंगूठे ने तो दबा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उफ! इस चाटे ने तो भोकाल की आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा कर दिया था। चटाक! मस्तिष्क का साथ छोड़ने को तत्पर होशों को भोकाल ने बड़ी मुश्किल से संभाला था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा न किया तो उसके प्राणों को उसके शरीर का साथ छोड़ना पड़ सकता है। पटाक! उफ! ये हाथ तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। तलवार के वार का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। ज्वाला शक्ति से इसे ख़त्म करता हूँ। ओह!
ज्वाला शक्ति मेरी तलवार से निकल तो रही है मगर उस तक पहुंच नहीं रही। यानी इस तिलिस्म की किसी भी वस्तु पर कोई भारी शक्ति कार्य नहीं करेगी, लेकिन तिलिस्म में एक शक्ति अवश्य कार्य करती है, बुद्धि की शक्ति। यह हाथ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इसके साथ इसकी सभी उंगलियां और अंगूठे की शक्तियां शामिल हैं, इसलिए इस पर तलवार के प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं संयुक्त हाथ पर प्रहार करने की जगह हाथ की अलग अलग उंगलियों पर प्रहार करूं तो शायद कुछ बात बने। पहले इसके अंगूठे को निशाना बनाता हूँ। प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। जल्दी अंगूठा हाथ से अलग हुआ। अब उंगलियों की बारी है। पहले इस उंगली की और अब इसकी, इसकी और इसकी। उस आखिरी उंगली के कटने के साथ ही हाथ का अस्तित्व समाप्त हो गया। ओह! उस हाथ के शिकंजे ने भोकाल के शब्दों को उसके गले में ही घोंट कर रख दिया था। और ऐसा करने वाला वह हाथ किसी और का नहीं, भोकाल का ही था। ये मेरा बायां हाथ क्या कर रहा है? मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहा है? मेरे वश में क्यों नहीं है ये? उफ! भोकाल के हाथ ने भोकाल के ही जबड़े को हिला दिया था। अप्रत्याशित थी उस हाथ की अगली हरकत भी। ओह! दाएं हाथ से झपट कर तलवार छीन ली थी उसने। और ओ नहीं, मेरा हाथ मेरी ही गर्दन उड़ाने को तैयार है। मुझे इसे रोकना होगा। उफ! उस समय भोकाल की गर्दन से तलवार एक सूत भरी दूर थी जब भोकाल के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को थामा था और तलवार छुड़ाने के लिए उसे मरोड़ डाला। सही समय पर मैंने अपने बाएं हाथ से तलवार छुड़ा दी, वरना इसने मेरी गर्दन उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कारण जल्दी भोकाल की समझ में आ गया। जिस पत्थर के विशाल और प्राणघातक हाथ को मैंने अभी अभी समाप्त किया है, उसके प्रभाव से ही मेरा हाथ बेकाबू हुआ, क्योंकि जिसे मैंने समाप्त किया वो भी बायां ही हाथ था। उफ! अजीब है ये तिलिस्म। उफ! कारण जानने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि यह हाथ मेरा दुश्मन बना हुआ है। जब तक ये सामान्य नहीं हो जाता मुझे इसका कोई ऐसा प्रबंध करना होगा कि ये मुझ पर वार ना कर पाए। और ऐसा प्रबंध करने के लिए वट वृक्ष की यह मजबूत बेल एकदम उचित रहेगी। इससे मैं अपने अनियंत्रित हाथ को अपने शरीर से इस तरह कसकर बांध सकता हूँ कि जब तक मैं ना चाहूँ ये अपने आप को मुक्त ना कर पाए। अब ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए यहाँ मात्र एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। परंतु इसमें प्रवेश करते समय मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस रास्ते पर कोई खतरा मेरी प्रतीक्षा में खड़ा। ओह! ठटक गए थे भोकाल के कदम। आखिर क्या था सामने? कुछ नहीं है। अब भोकाल के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं। इसलिए फ़िलहाल उसे वापस लौटना होगा, क्योंकि अब भोकाल का वहाँ से लौटना संभव नहीं। अब तो वहाँ से उसकी आत्मा ही वापस लौटेगी रानी मोहिनी। सिर्फ आत्मा। यहाँ गुड़ीक यहाँ मौजूद गुड़ीक के ठहाकों का अर्थ था कि गुड़ीक उस स्थिति को साफ साफ देख रहा था जो जंजाल में भोकाल के सामने मौजूद थी। जिस समय मैं इस रास्ते के अंदर गया था तो ये चार भुजा शैतान पाषाण प्रतिमा के रूप में यहाँ खड़ा था, मगर जैसे ही मैं वापस लौटा ये जीवित होकर मेरे सामने खड़ा है। यानी अब मैं इसे हटाए बिना आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए वापस नहीं लौट सकता। उफ! भोकाल के ठीक कान के पास से होकर गुजरा था चार भुजा शैतान का वार। भोकाल तुरंत ही संभला। उफ! मैंने ठीक समय पर उसके प्रहार को अपनी तलवार पर रोक लिया। अब मुझे तुरंत ही अपना वार भी कर देना चाहिए। ओ! वार करने की सोची तो भोकाल ने, लेकिन कर ना पाया, क्योंकि उसे तुरंत ही चार भुजा के अन्य वार को अपनी तलवार पर रोकना पड़ा। उसकी चारों भुजाएं विद्युत की सी तेजी से मुझ पर अलग अलग प्रहार कर रही हैं। ऐसे में उस पर वार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी तलवार तो उसके वारों से मेरा बचाव करने में लगी हुई है। बचाव करने के लिए मुझे ढाल का प्रयोग करना है। नहीं, मैं अपनी ढाल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक ही हाथ है, और एक हाथ में या तो मैं तलवार थाम सकता हूँ या ढाल। ढाल थामने के लिए अगर मैंने दूसरे हाथ को मुक्त किया तो चार भुजा के साथ साथ वह भी मेरे लहू का प्यासा बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ? तलवार का तलवार की तरह कैसे प्रयोग करूँ कि शत्रु पर वार कर सकूँ, और ढाल का कैसे प्रयोग करूँ कि मैं मेरा बचाव कर सके? एक प्रयोग आ रहा है समझ में, और उसके लिए मुझे पहले अपनी ढाल को नीचे फेंकना होगा, फिर उसे पैरों में फंसाना होगा, और फिर ये करना होगा। धड़ाक! भोकाल का ये बचाव का असाधारण तरीका था। उसी की बदौलत भोकाल दुश्मन के वारों से खुद को बचा भी सकता था, और उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था। खच! और जब भोकाल जैसा महारथी जवाब देने पर आता है तो उसके प्रतिद्वंदी उसके सामने ज़्यादा देर तक कहाँ टिक पाते हैं। खच! चार भुजा भी नहीं टिक पाया। खच! अभी चार भुजा के प्राण पखेरु एक पल भी नहीं बीता था कि भोकाल का दूसरा हाथ भी सामान्य हो गया, और तेज़ आवाज़ के साथ सामने वाले रास्ते की दीवार टूट कर गिर पड़ी। अब आगे बढ़ने का रास्ता सामने था, जिस पर तुरंत ही बढ़ गया भोकाल। आगे बढ़ते भोकाल ने शीघ्र ही अपने आप को एक बहुत ही विचित्र स्थान पर पाया। ओह! यहाँ तो चारों तरफ सैकड़ों दर्पण मौजूद है। इसका तात्पर्य इन्हीं दर्पणों में ही आगे बढ़ने का रास्ता छुपा हुआ है। लेकिन किस दर्पण में? उसमें या इसमें? ओह!
ओह! भोकाल का उस दर्पण को छूना गजब हो गया। दर्पण से निकलकर भयानक शिकंजे ने भोकाल की गर्दन को जकड़ लिया और अब वह शिकंजा भोकाल को तेजी से उस दर्पण के अंदर खींच रहा था। और वह ऐसा कर भी लेता अगर भोकाल की तलवार न चल गई होती। छनाक! उफ! भोकाल ने तुरंत ही उछलकर अपने आप को पीछे गिराया। उफ! सही समय पर मैंने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो उस दर्पण को छूना मेरे लिए ऐसी भूल सिद्ध होती जिसे मैं कभी नहीं सुधार सकता था। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं ऐसी भूल दोबारा न दोहराऊं। वो ये क्या? जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ मौजूद किसी भी दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा। या शायद दिख रहा है। वो सामने मौजूद उस दर्पण में सैकड़ों दर्पणों में से मेरा प्रतिबिंब मात्र एक ही दर्पण में दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही मतलब हो सकता है इसका। वो ये कि इसी दर्पण में छिपा हुआ है यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता। ओह! इस बार भी दर्पण को हाथ लगाने के बाद भोकाल हतप्रभ रह गया था। और कारण यह था कि इस बार दर्पण से खुद उसका ही प्रतिबिंब निकला था, उसे समाप्त कर देने के लिए। उफ, ये तो मैं ही हूँ जो दर्पण से निकलकर अपना ही शत्रु बन गया हूँ। लेकिन मैं अपनी तलवार को दाएं हाथ में थामे हुआ हूँ और वो बाएं हाथ में। इसका तात्पर्य मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने से ही लड़ना होगा। और इसके लिए अच्छा यही है कि मैं अपने प्रतिरूप के हाथ में थमी तलवार छुड़ाऊँ। ओह! मेरा प्रहार उसके बीच से ऐसे गुजर गया जैसे हवा के बीच से गुजरा हो। यही दशा मेरी तलवार की भी है। ज्वाला शक्ति से इसके शरीर को छिन्न भिन्न करता हूँ। ओह! ज्वाला शक्ति उस तक नहीं पहुँच पा रही। यानी इस तिलिस्म के अन्य वस्तुएं प्राणियों की तरह ज्वाला शक्ति इस पर प्रभावशाली नहीं है। उफ, इसके प्रहार तो मुझ पर ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ रहे हैं। मेरे अंग अंग को हिलाई दे रहे हैं। उसकी तलवार मेरे शरीर को घावों का भंडार बना देने पर उतारी। आ! क्या करूं? क्या करूं दर्पण से निकले मेरे प्रतिबिंब रूपी शैतान का? यह सवाल भोकाल के मस्तिष्क के सभी तारों को झनकृत किए दे रहा था। और प्रचंड प्रहार शरीर की एक एक नस को धड़ाक! अचानक विद्युत सी कौन गई भोकाल के मस्तिष्क में। यहाँ मौजूद सैकड़ों दर्पणों में मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा था? और एक ही दर्पण में प्रतिबिंब क्यों दिख रहा था? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक रास्ता मुझे मिल गया, परंतु वो बाद में। पहले मुझे इन दर्पणों के पीछे जाकर ये देखना होगा कि मैं जो समझा हूँ गलत है या सही। मेरा सोचा एकदम सही है। यहाँ मौजूद सैकड़ों दर्पणों में से मात्र इसी दर्पण में मेरा प्रतिबिंब इसलिए दिखा क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दिखाने वाली जो परत होती है वह मात्र इसी दर्पण के पीछे, बस यही प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाला है। और जब मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मौजूद चमकीले पदार्थ की उत्पत्ति है तो निश्चय ही उसे समाप्त करने का साधन भी यही होगा। पहले इस चमकीले पदार्थ को दर्पण से खुरस देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तेजी से चल रहे भोकाल के हाथों ने दर्पण के पीछे लगा चमकीला पदार्थ खुरस दिया। इसी के साथ हवा में घुलता चला गया भोकाल का प्रतिबिंब। अगले ही क्षण छनाक! वह दर्पण किरच किरच होकर बिखर गया और सामने नजर आने लगा आगे बढ़ने का वह रास्ता। भोकाल उस पर आगे बढ़ गया और जल्दी उस मंजिल पर जा पहुंचा जिसके लिए वह वहाँ आया था। वो सामने मौजूद है ऋषि चालुक्य का वह परिवार जिसे लेने में यहाँ आया हूँ। मुझे उन्हें लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओह! ये पीछे क्या हुआ? खटाक! ओह! जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ वो बंद हो गया। यानी ऋषि चालुक्य के परिवारजनों को लेकर यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक बार फिर रास्ते की खोज करनी होगी। अब क्या हुआ पीछे? उस आवाज़ को सुनकर पीछे पलटा जो भोकाल तो भग से उड़कर रह गया उसका मस्तिष्क। उसकी फटी फटी आंखें इस बात की घोतक थी कि वह इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने सच था या सपना। लेकिन गुड़ीक के कण से गूंजते ठहाके बता रहे थे कि वह खूब जानता था कि भोकाल के सामने मौजूद थी मौत। हा 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 हा! जंजाल के अंतिम चरण में पहुंचे हुए भोकाल को वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। वहाँ जो यमदूत मौजूद हैं वे भोकाल के प्राणों को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। जंजाल का अंतिम चरण भोकाल के जीवन का भी अंतिम चरण होगा। और जैसे ही भोकाल के जीवन की ई लीला समाप्त होगी वैसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा और मेरे उन 3 बेटों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी। भोकाल के कारण जिनकी अर्थी को मुझे कंधा देना पड़ा था, जिनकी चिताओं को आग मुझे दिखानी पड़ी। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक है कुड़ीक और फांसी दो भोकाल को। मुड़ीक की आंखों में बरसते शोले इसका स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे। मैं जल्दी से जल्दी उस भोकाल की लाश को देखने को बेताब था जो इस समय सचमुच यमदूतों के सामने मौजूद था। उफ! ऋषि चालुक्य का समस्त परिवार एक राक्षसी परिवार में बदल गया और अब ये सब मुझे ही नोच डालने को आतुर है। छोटे बड़े सभी बेहद खूंखार और बेहद भयंकर है। क्या ये राक्षस भी तिलिस्म का ही अंग है? उफ! वो ये क्या? तभी भोकाल को नजर आई वह आश्चर्यजनक चीज़ जिसे देखकर उसके मस्तिष्क की जड़ें तक हिल उठी। ओह! ओह! लेकिन भोकाल ये भूल गया था कि वह वहाँ शरीर की जड़ों को भी हिला देने वाले मौजूद थे और उनको अवसर मिलने का अर्थ था अपनी सांसों को अपने ही हाथों से मौत के हवाले करना।
और भोकाल उन्हें अवसर देने की गलती कर चुका था, इसलिए उसकी ये दशा होनी ही थी। खच खच उछल कर दूर जा गिरे भोकाल के शरीर को देखकर बच्चा भी समझ सकता था कि अब भोकाल के शरीर में न ताकत बची थी और न प्राण। इसी के साथ गुड़ी के कण से निकला बुलंद ठहाका। हा 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 हा। मेरे मस्तिष्क से वह संपर्क टूट गया जो भोकाल की सांसों की डोर से जुड़ा हुआ था, और उस संपर्क के टूटने का एक ही अर्थ है कि भोकाल की सांसों की डोर भी टूट गई। भोकाल मारा गया रानी मोहिनी। मेरी बुद्धि के जंजाल में फंसकर भोकाल मारा गया। हा 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 हा। अब विकास नगर पर मेरा राज होगा। तुम्हारी और विकास नगर वासियों की व्यवस्था है कि तुम सबको मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जो ऐसा नहीं करेगा उसे इस मढ़ी से संचालित होने वाली भयानक बेलों का सामना करना पड़ेगा। ओह, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भयानक बेलों को संचालित करने वाली इस मढ़ी को तुम्हारे हाथों में ही नहीं रहने देगा भोकाल। भोकाल? तो तुम भोकाल नहीं हो सकते। भोकाल तो जंजाल में मारा गया। मेरे मानसिक संपर्कों ने मुझे स्वयं ये बताया। बुद्धि का जाल मात्र तुम ही फेंकना नहीं जानते गुड़ी, भोकाल भी जानता है। उसी जाल को फेंककर मैंने अपने मस्तिष्क से जुड़े तुम्हारे मानसिक संपर्क को तोड़ा, जिसका आभास मुझे उस समय हुआ जब जंजाल के अंतिम चरण में मुझे तुम्हारी चोटी के ये कटे हुए केश मिले, जिन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से काटा था। इसका एक ही अर्थ है कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। बस फिर मुझे ये समझ लेने में देर नहीं लगी कि तुम मेरा अंत देखने के लिए उत्सुक हो, और यह समझते ही मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो गया। मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे षड्यंत्र को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति संजोकर उठा और उन तीनों राक्षसों पर टूट पड़ा। जल्दी ही सफलता मेरे हाथ लगी, और मैं उन तीनों राक्षसों को मारकर उनके मरने के पश्चात खुले रास्ते से होकर तुम्हारा और तुम्हारे नरबक्षी बेलों का आतंक समाप्त करने यहाँ पहुँचा। और अब मैंने तुम्हारे हाथों से मणि को छुड़ा दिया है तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया हूँ। बेफर पड़ा गुड़ी, ऐसा नहीं हुआ भोकाल, क्योंकि मणि के मेरे हाथों से निकल जाने से मात्र नरबक्षी बेलों से मेरा नियंत्रण समाप्त हुआ, उनका आतंक नहीं। देख, वो तो पहले की तरह ही अपना आतंक बचा रही हैं। वैसे अब मैं तुझे एक बात और बता दूँ। अब मेरे रक्त से इन बेलों को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि ऐसा तभी हो रहा था जब मेरी मेरे हाथ में थी। मड़ी गई तो मेरे रक्त से वह प्रभाव भी गया। लेकिन लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है भोकाल। इन सब के पश्चात भी इन नरबक्षी बेलों को समाप्त करने का एक उपाय है मेरे पास, लेकिन उसे बताने की मेरी एक ही शर्त है, तेरी मौत। अरे, अब तू शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। दुष्ट, ओ, तो तू मुझे इन नरबक्षी बेलों के बीच फेंक कर मेरा अहित करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। मेरा आदेश मानने वाली ये बेलें अभी मुझे छोड़कर तुझे अपना शिकार बनाएंगी। ओह, नहीं बनाएंगी, क्योंकि जिस मणि के बल पर ये बेलें तेरा आदेश मानती है वो तेरे हाथों में नहीं है। अब तो इनका शिकार बन। भोकाल की बात खत्म होने के साथ ही गुड़ीक की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। और गुड़ीक की वे चीखें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो भोकाल? अगर गुड़ीक समाप्त हो गया तो उसके साथ साथ विकासनगर को बचाने का भी उपाय भी समाप्त हो जाएगा। उसे बचाओ। नहीं, उसे कोई नहीं बचाएगा महारानी। विकासनगर का जो भी होगा गुड़ीक के बाद ही होगा। मैं विकासनगर की तबाही अपने आंखों से नहीं देख पाएगा। भोकाल के शब्दों और चेहरे पर इस समय जो भाव थे उसने थर्रा कर रख दिया गुड़ीक को। दयनीय स्वर में चीख पड़ा था वह। मुझे नहीं देखनी विकासनगर की तबाही। मुझे बचाओ भोकाल। मैं तुम्हें नरबक्षी बेलों को समाप्त करने का उपाय बताता हूँ। उस मणि को तोड़ दो। उसके नष्ट होते ही सारी नरबक्षी बेलें स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आ जल्दी कर, जल्दी से उस मणि को नष्ट कर, वरना ये बेलें मुझे मार डालेंगी। आपकी आज्ञा से आंखों पर। ये लीजिए, मैंने मणि नष्ट कर दी। कड़ा। मणि के नष्ट होने का असर तुरंत ही हुआ। बेलें तेजी से नष्ट होने लगी। गुणिक जैसे ही बेलों से आज़ाद हुआ, सैनिकों ने उसे कैद कर लिया। जाओ, जाकर बंदी गृह की शोभा बढ़ाओ। जा रहा हूँ भोकाल, लेकिन गुड़ीक और उसकी बुद्धि को बंदी गृह की दीवारें अधिक दिनों तक कैद नहीं रख सकती, तो उससे प्रतिशोध लेने में शीघ्र ही लौटूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक राज लक्ष्मी में। तब तक के लिए धन्यवाद।